हेलो, हाय, वेलकम एवरीबॉडी। कैसे हैं सारे बच्चे, प्यारे बच्चे से बड़ा। मेरा नाम दिनेश शर्मा एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को जल्दी से हम लोग कवर कर लेते हैं कोई रीजन की फॉर्म। तो देखो, सबसे पहली चीज आप लोगों को ये समझनी बेटा, जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंटें चाहिए होती हैं, बिल्कुल वैसे ही दुनिया में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? सेल चाहिए होता है। यानी कि जैसे बिल्डिंग नहीं बन सकती अगर हमारे पास ईंटें नहीं होंगी, उसी तरीके से गुंजन मैम नहीं बन सकती, कोई प्लांट नहीं बन सकता, कोई फंजाई नहीं बन सकती अनटिल और अनलेस हमारे पास क्या नहीं होगा बेटा? सेल नहीं होगा। इससे हमें क्या समझ में आया कि भाई सेल जो होता है दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बात क्लियर है? कि आप लोगों के दिमाग में ये आना चाहिए कौन सा वैज्ञानिक था जिन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया? तो सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था बेटा रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने ओक का ट्री था, उस ओक के ट्री के बार्क को लिया, बार्क के अंदर से कॉर्क सेल को लिया एंड अपने बनाए गए माइक्रोस्कोप के नीचे जैसे ही लगा करके देखा तो उन्हें क्या दिखाई दिया? मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। मधुमक्खी के छत्ते के अंदर जैसे छोटे छोटे कमरे होते हैं, उन कमरों को उन्होंने नाम दे दिया क्या? सेल्ला। एंड वही सेल्ला बाद में जाकर के क्या बन गए बेटा? सेल बन गए। यानी कि रॉबर्ट हुक ने पहले वैज्ञानिक इन 1665 जिन्होंने सबसे पहले क्या डिस्कवर किया था? सेल डिस्कवर किया था। एंड बेटा बार्क के जो सेल्स होते हैं, कॉर्क सेल्स होते हैं, वो कैसे सेल्स होते हैं? दे आर डेड सेल्स, दे आर नॉट लिविंग सेल। बात क्लियर है? यानी कि रॉबर्ट ने लिविंग सेल डिस्कवर किए या डेड सेल डिस्कवर किए? डेड सेल डिस्कवर किए। उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आते हैं, भाई लिविंग सेल डिस्कवर करते हैं, वो कहाँ से डिस्कवर करते हैं? फ्रॉम द बोन का वाटर। उनका नाम था एंटोन वॉन लीवेनहुक। एंटोन वॉन लीवेनहुक ने 1674 में पिताजी लिविंग सेल को डिस्कवर किया। पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया, कहाँ से डिस्कवर किया? फ्रॉम द बोन का वाटर। उसके बाद अगले वैज्ञानिक आते हैं। अगले वैज्ञानिक का नाम था बेटा जी रॉबर्ट ब्राउन। एंड रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में ऑर्किड के जो प्लांट था उसके जो रूट सेल्स थे उनको जैसे ही माइक्रोस्कोप के नीचे लगा करके देखा, उन्हें क्या दिखाई दिया बेटा? उन्हें न्यूक्लियस दिखाई दिया। अब न्यूक्लियस क्या होता है मैम? बेटा जैसे कंप्यूटर के पास सीपीयू होता है, जैसे आप लोगों के पास आपका ब्रेन होता है, वैसे ही सेल के पास उसका न्यूक्लियस होता है। यानी कि अगर हमारे पास ब्रेन ना हो तो क्या मेरे हाथ मूव करेंगे? नो। बेटा वैसे ही सेल के अंदर जितना भी काम होता है, चाहे कोई प्रोटीन बनना हो, चाहे कोई लिपिड बनना हो, चाहे कोई प्रोटीन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होना हो, ये सारे के सारे काम को कौन रेगुलेट करता है? न्यूक्लियस रेगुलेट करता है। इसीलिए न्यूक्लियस इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस इज नोन एज द डायरेक्टर ऑफ द सेल। क्या बात क्लियर है? इसके बाद पिताजी अगले वैज्ञानिक आए जिनका नाम था पुरकिंजी, एनी पुरकिंजी। एंड पुरकिंजी ने क्या किया बेटा जी? प्रोटोप्लाज्म शब्द को सबसे पहले दिया। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? बेटा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को जब हम लोग कलेक्टिवली मिला देते हैं तो उन दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट प्रोटोप्लाज्म। एंड बेटा जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस को जब तीनों को कलेक्टिवली मिला देते हैं तो इन तीनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट प्रोटोप्लास्ट। डिफरेंस याद रखना, राइट? उसके बाद अगला टॉपिक जो हमें कवर करना है हमारे सिलेबस के अंदर है और जहां से ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं बेटा जी, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन सा टॉपिक है बेटा जी? सेल थियरी। तो भाई दो वैज्ञानिक थे। नंबर वन वैज्ञानिक का नाम था बेटा जी स्क्लैडन। ये कौन थे? ये बॉटनिस्ट थे। बेटा दूसरे थे स्वान, ये जोलॉजिस्ट थे। बेटा स्क्लैडन जो थे उन्होंने क्या किया? स्क्लैडन ने प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, स्वान ने जो है एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। एंड बेटा इन दोनों ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे अल्टीमेटली इन्होंने अपना कंक्लूजन ड्रॉ किया और लास्ट में एक स्टेटमेंट बोला। क्या बोला? कि भाई दुनिया के अंदर जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे कोई प्लांट है, चाहे कोई एनिमल है, चाहे कोई बैक्टीरिया है, चाहे कोई फंगस है, चाहे गुंजन मैम है, या फिर आप में से बैठा हुआ कोई भी बच्चा है बेटा, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। बात क्लियर है? लेकिन ये अटक कहाँ गए? इनका ड्रॉबैक क्या था? इनकी थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था? तो अगर आपसे कोई पूछे हु प्रपोज्ड द सेल थ्योरी फॉर द फर्स्ट टाइम तो आप क्या बोलोगे? स्क्लैडन एंड श्वान। स्क्लैडन 1838 एंड श्वान 1839। उन्होंने क्या बोला? दुनिया के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा जी, दे आर मेड अप ऑफ सेल। लेकिन इनकी थ्योरी फेल कहाँ हुई? फेल यहाँ हुई, इन्होंने ये तो बोल दिया कि गुंजन मैडम की बॉडी के अंदर सेल्स है, गुंजन मैडम इज मेड अप ऑफ सेल्स। लेकिन ये नहीं बता पाए कि मैडम की बॉडी के अंदर जो सेल्स है वो कहाँ से आए हैं, या आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स है वो कहाँ से आए हैं। तो आगे एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था रुडोल्फ वर्को। रुडोल्फ वर्को ने 1855 में क्या बोला? ओमनिस सेल्युला ई सेल्ला। एंड इसका मतलब क्या था बेटा जी? कि गुंजन मैडम की बॉडी के अंदर जो सेल्स है वो उनके पेरेंट्स की बॉडी से आए हैं। गुंजन मैडम के पेरेंट्स की बॉडी के अंदर जो सेल्स थे वो उनके पेरेंट्स की बॉडी के अंदर से आए हैं। इसका मतलब बेटा जी जो नए सेल्स होते हैं वो हमेशा कहाँ से बनते हैं? फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री का मतलब क्या होता है? जो दुनिया में पहले से है। प्री का मतलब पहले से, एग्जिस्टिंग का मतलब जो एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। तो ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला का मतलब है, रुडोल्फ वर्को ने क्या बोला कि भाई जो भी नए सेल्स होते हैं
या गुंजन मैडम की बॉडी के अंदर जो भी सेल्स हैं, वो कहाँ से बनी है बेटा जी? फ्रॉम देयर पेरेंट्स की बॉडी। क्या बात क्लियर है? उसके बाद बेटा जी अगला टॉपिक जो हमें कवर करना है उसका नाम है क्या? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो जब भी हम किसी का क्लासिफिकेशन करते हैं जैसे क्लास के अंदर कुछ बच्चे होते हैं जिनको हम ब्राइट लर्नर्स बोलते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनको एवरेज लर्नर्स बोलते हैं, कुछ होते हैं जिनको स्लो लर्नर्स बोला जाता है। क्या कैटेगराइजेशन का बेसिस क्या था? जब भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे, जब भी हम टाइप्स बनाएँगे पिताजी, उसके पीछे कोई ना कोई बेसिस होगा, कोई ना कोई आधार होगा। तो उन बच्चों को कैटेगराइज़ करने का आधार क्या है? मार्क्स। जिस बच्चे के अच्छे मार्क्स हैं, वो ब्राइट है, जिस बच्चे के थोड़े कम मार्क्स हैं, वो थोड़ा-सा स्लो लर्नर है, राइट? वैसे ही पिताजी कितने तरीके के ऑर्गेनिज़्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ सेल्स प्रेज़ेंट है। बेटा जी 2 तरीके के ऑर्गेनिज़्म हैं दुनिया के अंदर। नंबर 1 तरीके के ऑर्गेनिज़्म है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है भाई वो ऑर्गेनिज़्म जिसकी बॉडी के अंदर केवल एक सेल है, जैसे अमीबा। दूसरे तरीके के होते हैं जैसे गुंजन मैम, राइट? जैसे आप लोग, यानी कि मल्टी सेलुलर। मल्टी का मतलब क्या होता है? मल्टी कलर्ड साड़ी। मल्टी कलर्ड साड़ी मतलब इसमें बहुत सारे रंग हो। मल्टी का मतलब होता है बेटा मैनी, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी के अंदर मैनी सेल्स हो, उसको हम क्या बोलेंगे? विल कॉल दैट ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल ह्यूमन, फॉर एग्जांपल देयर आर सो मेनी, फॉर एग्जांपल प्लांट्स, फॉर एग्जांपल फंगस, दीज ऑल आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद अगला जो टॉपिक हमें कवर करना है बेटा, ये 2 टॉपिक्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 5-5 नंबर के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जामिनेशन के अंदर ज़रूर आने वाले हैं, हाफ ईयरली के पेपर के अंदर। सो दीज़ 2 टॉपिक्स आर वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट एज़ पर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सारे बच्चे इन 2 टॉपिक्स को बिल्कुल क्लियरली सुन लेंगे। देखो सबसे पहला टॉपिक आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि भाई डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, यानी कि बैक्टीरिया आप लोगों के सेल के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं वो बता दो। तो 2 तरीके के सेल्स होते हैं, 2 तरीके के सेल्स होते हैं दुनिया में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, राइट? प्रो का मतलब क्या होता है भाई? प्रिमिटिव। कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। भाई ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस क्या है? प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव का मतलब पुराना है। यानी जब दुनिया बन रही थी बेटा, जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था, तो पूरी दुनिया के ऊपर लावा था। इतना ज़्यादा टेम्परेचर था कि अगर आपके सेल को मैं 2 सेकंड के लिए वहाँ रख दूँ, तो आपका सेल तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इससे हमें क्या समझ में आया कि भई हमारा सेल जो है, वो सबसे पहले नहीं बना था। क्यों? क्योंकि अर्थ के उस टेम्परेचर को हमारा सेल रेज़िस्ट नहीं कर सकता। तो बेटा कौन-सा सेल बना होगा? प्रोकैरियोटिक सेल बना। समझ में आई बात? तो प्रोकैरियोटिक सेल कौन-सा है? जिसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव है। और आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स है, प्लांट की बॉडी के अंदर जो सेल्स है, फंगस की बॉडी के अंदर जो सेल्स है बेटा जी, वो सारी के सारे सेल्स कौन से हैं? दे आर यूकैरियोटिक सेल। यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। यानी ऐसा सेल जिसकी बॉडी के अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, राइट? तो देखो आप लोगों को जब भी ऐसा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आएगा, आप लोग हमेशा कंपैरिजन में टेबुलर फॉर्मेट में उसको लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोगों को फिर एग्जामिनर जो होता है वो अच्छे नंबर देता है। तो आप लोग क्या लिखोगे भाई? प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो छोटा होता है, यूकैरियोटिक सेल कंपैरेटिवली बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी कि डीएनए जो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर यूं ही पड़ा हुआ होता है बेटा, उसके ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। लेकिन अगर आप अपने सेल को देखोगे तो आपकी सेल के अंदर जो आपका डीएनए है बेटा, उसको कवरिंग दी गई है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से वो कवर्ड है। यानी कि हमारा जो सेल है बेटा, उसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर हम प्रोकैरियोटिक यानी कि बैक्टीरिया के सेल के बारे में बात करें, तो उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है उसके अंदर। लेकिन बेटा अगर आपके सेल की बात करें, तो उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल क्या प्यारा बच्चा? फॉर एग्जांपल आप लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया, फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज आर प्रेजेंट। लास्ट पॉइंट आप लोगों को ये याद रखना है बेटा जी कि अगर प्रोकैरियोटिक सेल को आप देखोगे, उसके अंदर नेकेड क्रोमोसोम है। नेकेड क्रोमोसोम का मतलब क्या है? नेकेड का मतलब क्या है? भाई कपड़े नहीं पहने हुए हैं। यानी कि अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए को देखोगे बेटा, उसको उस डीएनए के ऊपर कोई भी हिस्टोन प्रोटीन की कवरिंग नहीं है। लेकिन अगर आप अपने डीएनए को देखोगे, तो आपका जो डीएनए है ना बेटा, उसने कपड़े पहने हुए हैं। क्या है नाम उन कपड़ों का? हिस्टोन प्रोटीन। यानी कि आपका जो डीएनए है बेटा, वो एक प्रोटीन के अंदर रखा हुआ है। द प्रोटीन, द नेम ऑफ द प्रोटीन इज व्हाट? हिस्टोन प्रोटीन। क्या बात समझ में आई है? यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नेकेड क्रोमोसोम होते हैं, कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। जो डीएनए होता है साइटोप्लाज्म में यूं ही पड़ा हुआ रहता है। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, तो वहां पर ट्रू क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, यानी डीएनए ने कपड़े पहने हुए होते हैं। क्या नाम होता है कपड़ों का मैम? कपड़ों का नाम होता है प्यारा बच्चा हिस्टोन प्रोटीन। क्या बात क्लियर है?
अब अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको पता होना चाहिए बेटा जी, जहाँ से क्वेश्चन मेजॉरिटी फंसता है वो है एनिमल सेल प्लांट सेल के बीच में क्या डिफरेंस है, राइट? तो आप लोगों को 5-5 पॉइंट्स तो याद होनी चाहिए बेटा। एनिमल सेल जो होता है वो कंपैरेटिवली छोटा होता है, प्लांट सेल कंपैरेटिवली बड़ा होता है। अगर हम एनिमल सेल को देखें भाई, उसके ऊपर केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देयर इज नो सेल वॉल। लेकिन अगर हम प्लांट सेल को देखें बेटा, उसके ऊपर दो कवरिंग होती है, द आउटर मोस्ट कवरिंग इज सेल वॉल एंड सेल वॉल के अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आप एनिमल सेल को देखोगे बेटा, तो हमारे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल सेंटर में है, जो हमारा ब्रेन ऑफ द सेल है दैट इज प्रेजेंट इन द सेंटर। लेकिन अगर आप प्लांट सेल को देखोगे बेटा, तो प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, 90% साइज को, 90% जो पोर्शन होता है उसको घेर करके रखता है। इसका मतलब न्यूक्लियस को सेंटर में रहने की जगह नहीं मिलेगी। इसी वजह से प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा सा साइड में आप लोगों को दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप लोग पहचान सकते हो। अगर आपको जो है मैंने एक सेल दे दिया एंड उस सेल के अंदर आप लोगों को जो है वो सेंटर में न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, तो चांसेस आर दैट दैट सेल इज व्हाट, दैट सेल इज एनिमल सेल। आगे की बात करते हैं बेटा जी। अगर आप एनिमल सेल के अंदर देखोगे तो उसके अंदर छोटे-छोटे वेक्यूल्स होते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप प्लांट सेल के अंदर देखोगे बेटा जी, तो एक ही वैक्यूल होता है जो कि बहुत बड़ा होता है साइज में। इसके अलावा अगर आप देखोगे बेटा जी, तो प्लांट सेल जो होते हैं, एक प्लांट सेल दूसरे प्लांट सेल से कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ अ ब्रिज, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। बात समझ में आई? लेकिन अगर आप अपने सेल्स को देखोगे बेटा जी, तो आपका सेल दूसरे सेल से कनेक्टेड नहीं है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। दैट मींस देयर इज नो प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट बिटवीन द टू नेबरिंग सेल्स ऑफ योर्स। क्या बात क्लियर है? इसके बाद अगला टॉपिक जो हमें कवर करना है बेटा जी, जहां से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस फंसता है, दैट इज सेल ऑर्गेनेली, सेल के पार्ट। जैसे आपकी बॉडी के पार्ट है ना, दो आंखें हैं, दो नॉस्ट्रल्स है, दो आपके अपर लिप लोअर लिप है, राइट? जैसे आपके दो आर्म्स है, वैसे ही सेल के भी पार्ट है ना। सेल के पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? सेल के पार्ट्स को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेली। एंड सेल ऑर्गेनेली जो होते हैं बेटा जी, दे आर द लिविंग पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। यानी वो स्ट्रक्चर जो साइटोप्लाज्म के अंदर हैं, जो कि लिविंग हैं, उनको हम क्या बोलेंगे बेटा जी? उनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेली। अब देखो यहाँ पे मैंने जो वैक्यूल लिखा हुआ है ना, दिस इज नॉट द सेल ऑर्गेनेली, दिस इज व्हाट, दिस इज द सेल इंक्लूजन। क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग है, इरकैस्टिक बॉडी है। बात समझ में आई? तो बेटा आप लोगों को सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम मैन्युफैक्चरर भी बोलते हैं। मैन्युफैक्चरर का मतलब आप तो कुछ बना रहा है। तो अगर आप अपने सेल के अंदर न्यूक्लियस से चिपका हुआ एक स्ट्रक्चर देखोगे ना, न्यूक्लियस से चिपका हुआ जो भी चीज है, आपको जो चीज, जो स्ट्रक्चर न्यूक्लियस से चिपका हुआ दिखाई देगा, दैट स्ट्रक्चर इज व्हाट, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बात क्लियर है? अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के होते हैं, पहले आरईआर, दूसरे एसईआर। आरईआर का मतलब क्या होता है बेटा? आरईआर का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसके ऊपर खुरदुरा सरफेस है। खुरदुरा है इसका मतलब कुछ प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है इसके ऊपर बेटा जी? राइबोसोम प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है? देखो आप लोगों को यहाँ जो डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं ना, दीज आर व्हाट, दीज आर राइबोसोम। बेटा अगर किसी के ऊपर राइबोसोम है, तो उसका जो प्राइमरी काम होता है वो प्रोटीन को बनाना होता है। बात क्लियर है? मतलब दूसरे तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भाई अगर कोई ऐसा सेल है जिसको ज्यादा अमाउंट में लिपिड बनाना है, प्रोटीन नहीं बनाना है, उसको क्या बनाना है? लिपिड के मॉलिक्यूल्स बनाने हैं बेटा, तो उसके अंदर कौन सा वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगा? एसईआर ज्यादा होगा कंपैरेटिवली आरईआर के। क्या बात समझ में आई? थोड़ा आरईआर, एसईआर जो होता है उसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं होते हैं, यानी कि उनका प्राइमरी काम क्या होगा? प्रोटीन को बनाना? नो, उनका प्राइमरी काम होगा बेटा जी लिपिड को बनाना। दूसरा जो स्ट्रक्चर है बेटा, गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज जो होते हैं ये डिलीवरी बॉयज होते हैं आपके सेल के अंदर के। वैसे तो ईआर भी डिलीवरी बॉय है। जैसे मान लो कोई प्रोटीन ईआर के अंदर बना, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर जाना है, तो ईआर क्या करेगा? उस प्रोटीन को गोल्गी को पकड़ाएगा, गोल्गी इस प्रोटीन को वेसिकल को देगा, वेसिकल इस प्रोटीन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकालेगा। क्या बात समझ में आई? तो अगर आप लोगों को मैं बोलूं कि डिलीवरी वाले भैया में से एक भैया आप लोगों की बॉडी के अंदर, सेल के अंदर कौन से हैं? गोल्गी बॉडीज। तो गोल्गी का काम क्या होता है बेटा? पैकेजिंग करने का होता है, प्रोटीन्स का, लिपिड का मॉडिफिकेशन करने का होता है। कैसे दिखाई देते हैं बेटा? कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आप लोगों को अपने सेल के अंदर, बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बगल में देखो, पहले सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से बिल्कुल चिपका हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बगल में जो स्ट्रक्चर है बेटा जी, दैट इज नोन एज गोल्गी apparatus, गोल्गी बॉडीज। बात क्लियर है? गोल्गी बॉडीज का काम क्या होता है? कितनी चीजों से मिलकर के बनाते हैं? बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर वन सिस्टर्नी, नंबर टू ट्यूब्यूल्स, नंबर थ्री होते हैं बेटा जी इसके अंदर क्या? नंबर थ्री होते हैं बेटा जी इसके अंदर क्या? आप लोगों को नाम याद आ रहा है?
सिस्टर्नी होते हैं, दूसरे होते हैं ट्यूब्यूल्स और तीसरे होते हैं वेसिकल्स। बात समझ में आई? तो अगर आप लोगों से पूछा जाए गोल्गी बॉडीज का क्या-क्या काम है, बेटा सबसे पहला काम होता है किसी भी प्रोटीन, किसी भी लिपिड के मॉलिक्यूल की पैकेजिंग करना, उसको स्टोर करके रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है बेटा जी जो सेल वॉल के प्रोटीन को बनाने का काम कौन करता है? यही गोल्गी करती है। आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन लिपिड को पैकेजिंग करने का काम, उनके अंदर मॉडिफिकेशन करने का काम कौन करता है? ये गोल्गी करती है। इसके अलावा बेटा जी लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी हेल्प कौन करता है? गोल्गी हेल्प करती है, राइट? तो आप लोग पढ़ोगे बेटा जी यानी कि प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट को अटैच करने का काम, ग्लाइको को अटैच करने का काम, ग्लाइको प्रोटीन को बनाने का काम कौन करता है? यही गोल्गी बॉडीज करती हैं। लिपिड मॉलिक्यूल के ऊपर ग्लाइको को, कार्बोहाइड्रेट को चिपकाने का काम, ग्लाइकोलिपिड बनाने का काम कौन करता है बेटा जी? यही गोल्गी करती है। सो these are known as the packaging unit, these are known as the storage unit, these are known as the modification units। क्या बात क्लियर है? उसके बाद अगला स्ट्रक्चर जो आप लोगों को पता होना चाहिए प्यारा बच्चा, दैट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होते हैं दे आर नोन एज द सुसाइडल बैग्स। अभी बताऊंगी क्यों होते हैं। आप लोगों को अपने सेल के अंदर एक बोरे जैसा गोल स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अगर उसके अंदर आप जा करके देखोगे बेटा जी उसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। एंड अगर कहीं पर एंजाइम्स प्रेजेंट है इसका मतलब क्या होगा? अगर कोई भी प्रोटीन उसके अंदर चला गया तो भाई डाइजेस्टिव एंजाइम्स को खा लेंगे, डिग्रेड कर देंगे, राइट? बात समझ में आ रही है? तो बेटा लाइसोसोम जो होता है उसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इसीलिए मान लो अगर सेल के अंदर कोई ऐसा प्रोटीन है जो कि डिग्रेड हो चुका है, डैमेज हो चुका है, अब वो तो सेल के लिए बेकार है, तो सेल क्या करेगा? उसे लाइसोसोम के अंदर भेज देगा, इसके अंदर फेंक देगा। एंड लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है बेटा जी इस पूरे के पूरे प्रोटीन के मॉलिक्यूल को डिग्रेड कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे। बात समझ में आई? इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? दैट्स व्हाई वी कॉल इट द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। इसके अलावा अगर बात करें भाई अगर इतनी खतरनाक है कि इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे हुए, सपोज करो अगर मेटाबॉलिक फंक्शंस डिस्टरप्ट हुए तो ये लाइसोसोम टूट जाए किसी भी तरीके से, तो क्या होगा बेटा जी? हाइड्रोलिटिक एंजाइम सेल के बाहर आ जाएंगे, यानी कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे बेटा जी, एंड अपने ही सेल कंटेंट को खाना चालू कर देंगे। अगला जो स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज व्हाट? माइटोकॉन्ड्रिया, वी कॉल इट मिटोकॉन्ड्रिया, राइट? माइटोकॉन्ड्रिया को बेटा जी पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को अगर आप देखोगे बेटा जी इसके ऊपर दो मेम्ब्रेन होती हैं, यानी दिस इज द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इसके ऊपर वाली मेम्ब्रेन जो होती है बेटा उसके ऊपर छोटे 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 पोर्स होते हैं, पोरस होती है। सोच करके देखो पोरस क्यों बनाई गई? मान लो कोई प्रोटीन बना साइटोप्लाज्म के अंदर और उसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आने की जरूरत है, तो इन पोर की हेल्प से बेटा जी वो जो प्रोटीन है साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ सकता है। मान लो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोई प्रोटीन बना जिसे साइटोप्लाज्म को जरूरत है, वो इस पोर की हेल्प से साइटोप्लाज्म के अंदर जा सकता है। बात क्लियर हुई? तो अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन, उसके अंदर बड़े बड़े गड्ढे होते हैं सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा बेटा उतने ज्यादा एटीपी का प्रोडक्शन हो पाएगा। काम क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का? सिंथेसिस ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होता है? जैसे बाहर की दुनिया में अगर आपको कोई भी काम करवाना है तो आपको पैसा चाहिए होता है, यस मैम। बेटा वैसे ही अगर अंदर की दुनिया में, अंदर की सेल की दुनिया में आपको कोई भी काम करवाना है सेल के अंदर तो आपको क्या चाहिए होगा? एटीपी चाहिए होगा। एटीपी नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मॉलिक्यूल, 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं इस एक के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा जी तो अगला स्ट्रक्चर जो आपको पता होना चाहिए जो कि सेल इंक्लूजन है, एर्गेस्टिक बॉडी है, उसका नाम क्या है बेटा जी? वैक्यूल। लड़की बॉडी के अंदर बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं, आपके सेल के अंदर केवल छोटे छोटे कई बहुत सारे वैक्यूल्स हो सकते हैं, बहुत सारे मतलब एक दो हो सकते हैं लेकिन बहुत छोटे हों। सोच करके देखो प्लांट के अंदर बड़ा वैक्यूल क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि बेटा प्लांट के अंदर हमारी तरह एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, लेकिन प्लांट लिविंग है। लिविंग है तो भाई उसके सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन चलेगा। अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन चलेगा बेटा तो वेस्ट भी बनेगा। अब क्योंकि बेचारे के पास एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है उस वेस्ट को बाहर फेंकने के लिए, तो उसको वेस्ट को क्या करना पड़ेगा? स्टोर करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो बेटा जी वो स्ट्रक्चर जहां वो अपने पूरे के पूरे वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है, दैट स्ट्रक्चर इज नथिंग बट व्हाट? दैट स्ट्रक्चर इज वैक्यूल। तो वैक्यूल जो होता है बेटा उसके अंदर वाटर होता है, सैप होता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल होता है। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी मेम्ब्रेन का एक नाम होता है बेटा, वी कॉल इट टोमोप्लास्ट। एंड इसके अलावा वैक्यूल का एक और काम होता है बेटा, इट प्रोवाइड द टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैम आप तो सारी चीजों को इंपॉर्टेंट बोल रही हैं बेटा, क्योंकि देखो हाफ ईयरली के पेपर के अंदर केवल 1.5 चैप्टर आने वाला है, तो मेजोरिटी ऑफ पोर्शन जो होगा वो इसी चैप्टर से पूछा जाएगा। तो आप लोगों को मेक श्योर करना है कि आप लोग सारी चीजों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ करके जाएं ताकि आप लोग कहीं भी अटके ना। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, सेल का डिवीजन। सेल का डिवीजन से क्या मतलब समझ में आ रहा है कि भाई सेल डिवाइड हो गया, एक सेल से
बन गए, इसी को हम क्या बोलेंगे भाई, इसी को हम बोलेंगे क्या, सेल का डिवाइड होना, सेल का डिवीजन। अब बेटा सेल का जो डिवीजन होता है वो दो तरीके का होता है, नंबर 1 माइटोसिस एंड नंबर 2 मियोसिस। लोगों की बॉडी के अंदर जितने भी सोमेटिक सेल्स हैं, मैं क्या बोल रही हूँ, आप लोगों की बॉडी के अंदर जितने भी सोमेटिक सेल्स हैं, मैम सोमेटिक सेल्स क्या होते हैं बेटा, वो सारे सेल्स जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो सोमेटिक सेल है। जैसे आपके हाथ का सेल, जैसे आपके मुंह का सेल, दीज आर सोमेटिक सेल। इनके अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होगा बेटा, इनके अंदर कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस जो होता है बेटा ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए होता है। इसके अंदर क्या होगा, मान लो ये वाला सेल है, इसको माइटोसिस करना है, तो बेटा इसने माइटोटिक डिवीजन किया तो एक सेल से कितने सेल बनेंगे, दो सेल बनेंगे ना। अगर इसके अंदर 2n क्रोमोसोम का नंबर है तो इसके जो बच्चे सेल बने, डॉटर सेल बने, उनके अंदर भी क्रोमोसोम का नंबर कैसा होगा, सेम होगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। दूसरे तरीके का जो डिवीजन है बेटा जी, दैट इज मियोसिस। और मियोसिस जो होता है बेटा, आप लोगों के जो जर्म सेल्स होते हैं, जो जर्मिनल सेल्स होते हैं उनके अंदर, यानी वो सेल्स बेटा जी जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उन सेल्स के अंदर कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, गैमेट के फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। मान लो ये वाला जर्म सेल है, ये वाला जर्म सेल है, इसके अंदर 2n क्रोमोसोम है। बेटा सबसे पहले अगर मियोसिस होगा तो मियोसिस के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, पहले मियोसिस 1 होगा, उसके बाद मियोसिस 2 होगा, राइट। जैसे ही मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ बेटा, एक सेल से कितने सेल बनेंगे, दो सेल बने। देखो एक सेल से दो सेल बने, लेकिन क्योंकि मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन है, यानी कि क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा बेटा, आधा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 2n था पेरेंट सेल के पास और यहाँ पर डॉटर सेल के पास, क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया, दैट्स व्हाई मियोसिस 1 इज नोन एज द रिडक्शनल डिवीजन। अभी मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ, मियोसिस कब कंप्लीट होगा, जब मियोसिस 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले क्या होगा बेटा, मियोसिस 2 कंप्लीट होगा एंड जैसे ही मियोसिस 2 होगा बेटा, देखो इस वाले सेल से भी दो सेल बन जाएंगे एंड इस वाले सेल से भी दो डॉटर सेल बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि देखो इसके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम था, इसके बच्चे के पास भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम था, इसके बच्चे के पास भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। यानी कि बेटा जी मियोसिस 2 जो होता है, जितना पेरेंट के पास हमारा क्रोमोसोम होगा उतना ही बच्चे के पास भी क्रोमोसोम होगा, डॉटर सेल के पास भी क्रोमोसोम होगा। दैट्स व्हाई meiosis 2 is known as the equational division। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय एवरीबॉडी, बाय। ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, कोई क्वेरी होती है यू कैन लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। बाय बाय एवरीबॉडी।